नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। वक्त हो चला है दिन की सबसे बड़ी बहस का। पब्लिक है, सब जानती है। जोशी मठ में दरार, दहशत और दर्द का मंजर है। लोग लगातार खौफ के साए में जी रहे हैं। जोशी मठ के लोगों का दर्द महसूस कीजिए, सोचिए। हार कपाती ठंड में पूरी जिंदगी की मेहनत की गाढ़ी कमाई से बना घर छोड़ने की लाचारी, बेबसी, आंखों के सामने सब कुछ उजड़ने का दर्द। ऐसे में सवाल यही कि बार बार मिल रही चेतावनी के बावजूद भी सरकार क्यों नहीं जागी, क्यों नींद नहीं टूटी सरकार की। नवंबर 2021 में जब मामला सामने आया था, तब से अब तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। सवाल ये, प्रशासन ने 1.5 साल तक एक्शन क्यों नहीं लिया। संयम रहते कान पर जू क्यों नहीं रही। जब तक समय था तब तक कान पर जू क्यों नहीं रहेंगी, सवाल ये भी। और अब जब जोशी मठ का वजूद खतरे में है, स्थिति हाथ से निकल चुकी है, ऐसे में अब एक्शन से आखिर क्या होने वाला है। पीएमओ पूरे हालात पर निगरानी बनाए हुए हैं। पीएमओ ने हाई लेवल मीटिंग करके लोगों तक हर संभव मदद पहुंचाने का भरोसा भी दे दिया है। ऐसे में सवाल यही कि क्या मोदी प्लान से बच जाएगा जोशी मठ, और क्या जोशी मठ की बात अभी और कितनी जोशी मठ बाकी है, सवाल सबसे बड़ा ये। और इसी मुद्दे पर आज करने जा रहे हैं बड़ी बहस। क्या धामी सरकार ने बरती लापरवाही। हमारी सबकी पहली प्राथमिकता है कि जोशी मठ शहर बचना चाहिए और लोगों की जान माल की सुरक्षा होनी चाहिए। लोग जगाते रहे लेकिन सरकार सोती रही। दरारें, दर्द और दहशत का जिम्मेदार कौन। कि ये समय सबको मिलजुल कर जोशी मठ को बचाने का समय है। सब लोग एक टीम के रूप में काम करें। देखिए, ठंड में अपने घर से बेघर होते लोगों की बेबसी। महसूस कीजिए आंखों के सामने सब कुछ उजड़ने का दर्द। खौफ, दहशत और अनहोनी के डर का कब निकलेगा हल। स्थिति बहुत चिंताजनक है, विस्फोटक स्थिति तक चिंताजनक है। किसी समय भी सारा ढांचा कोलैप्स कर सकता है। सिसकता जोशी मठ कह रहा, मुझे बचा लो प्लीज। पीएमओ के एक्शन से क्या निकलेगा सॉल्यूशन। जोशी मठ बचाने का क्या है मोदी प्लान। कुछ वार्ड जैसे सिंगधार, गांधीनगर, सुनील तो और मनोहर बाग, यहाँ पर हमने आपदा प्रबंधन अधिनियम अंतर्गत असुरक्षित क्षेत्र घोषित किए हैं। जोशी मठ के बाद आखिर और कितने जोशी मठ। और शाम के 5 बज रहे हैं और 5 सवाल मैं पूछने जा रही हूं। पहला और सबसे बड़ा सवाल, क्या धामी सरकार ने की बड़ी लापरवाही। दूसरा सवाल, दरारें, दहशत और दर्द का आखिर जिम्मेदार कौन। तीसरा सवाल, मोदी प्लान से क्या बच जाएगा जोशी मठ। चौथा सवाल, कैसे निकलेगा जोशी मठ का हल। और पांचवा और आखिरी सवाल ये कि जोशी मठ के बाद अब और आखिर कितने जोशी मठ बाकी है। बहस शुरू करें इससे पहले आपको बता देते हैं कि जोशी मठ के बाद कितने और जोशी मठ बन सकते हैं और कैसे, और पीएमओ ने आखिर एक्शन क्या लिया है ये बताती हूं। सबसे पहले आपको भूत हसाव की जद में और कौन। जोशी मठ के बाद कर्णप्रयाग में भी दरारें आ चुकी हैं। हिल स्टेशन, नैनीताल, मसूरी में भी खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उत्तरकाशी का भटवाड़ी, पिथौरागढ़ का धारचूला ये भी इसकी जद में जा सकता है। बागेश्वर का कुंवारी गांव, रुद्रप्रयाग, पौड़ी भर भी खतरा मंडरा रहा है लगातार। ये जान लीजिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर पीएमओ ने क्या एक्शन लिया है ये भी बताती हूं आपको। पीएमओ ने उच्च स्तरीय बैठक की है।
7 केंद्रीय संस्थानों को स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं। प्रभावित लोगों के लिए अस्थायी घर बनाए गए हैं। भूकंप जैसी हलचल पर लगातार नजर बनाई जा रही है। शहर में पानी कहां से लीक हो रहा है ये भी पता लगाया जा रहा है। और इसी मुद्दे पर बहस की शुरुआत करने जा रही हूं मैं। सुनीता विद्यार्थी प्रवक्ता है उत्तराखंड बीजेपी की, मेरे साथ जुड़ रही है। राजेंद्र भंडारी है, विधायक है कांग्रेस के बद्रीनाथ से, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र गोदियाल मेरे साथ जुड़ रहे हैं, हिमालय पर्यावरण चिंतक हैं, वो इस डिबेट में मेरे साथ मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि महंत नवल किशोर दास भी प्रवक्ता है अखाड़ा परिषद के, वो मेरे साथ मौजूद रहेंगे इस बहस में। और साथ ही साथ आचार्य वेदमूर्ति शास्त्री जी भी मौजूद रहेंगे इस डिबेट में। संजीव कौशिक जी मेरे साथ स्टूडियो में बने रहेंगे, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मनीष कुमार जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, स्टूडियो में ही मेरे साथ मौजूद रहेंगे। भारत 24 पर सभी खास मेहमानों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं और शुरू करती हूं अपनी चर्चा को। सबसे पहले मैं रुक कर रही हूं सुनीता विद्यार्थी का। सुनीता जी, उत्तराखंड राज्य के 20 साल के सफर में अब तक 10 सरकारें बन चुकी हैं और सब की सब सोती रही, आपकी सरकार भी सो रही है। सुनीता जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, तब आपकी आवाज हम तक पहुंचेगी। शाजी जी, जिस प्रकार से जोशीमठ में भू धसाव की लगातार अभी खबरें बन रही हैं और पिछले 4-6 महीनों से भी कहीं कहीं पे ये इस तरीके की प्रभाव देखने को मिल रहे थे, लेकिन जिस तरीके से अभी प्रभावी हुए हैं और डेंजर जोन की स्थिति में जिस प्रकार से जोशीमठ अभी बना है वो स्थिति पहले थी नहीं। और ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये प्रोजेक्ट्स जो जितने भी हाइडल मेगावाट्स के प्रोजेक्ट्स होते हैं ये 4-10 सालों की बात नहीं होती है, इनको बनाने में जो है बहुत समय लगता है। आपको बताना चाहेंगे कि 1968 से और 76 से इसमें लगातार जो है जो डीपीआर सबसे पहले बनाई गई थी उसमें साफ ये था कि यहाँ पे क्योंकि उस वक्त जो है इतनी बसावट वहां पे नहीं थी और एनटीपीसी का जो हाइडल प्रोजेक्ट था वो भी प्रभावित क्षेत्र से काफी दूर था, लेकिन जो टनल का मामला बीच में आया है, जिस प्रकार से वैज्ञानिकों की रिपोर्ट आ रही है, तमाम वहां के जितने भी विश्लेषक हैं उनकी रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो ये बिल्कुल चिंताजनक विषय अभी बना हुआ है, काफी संजीदा विषय है और लगातार जो है राज्य सरकार इस विषय में कदम उठा रही है। सबसे पहले हमारा जोशीमठ बचाने की ओर पूरा ध्यान है, क्योंकि अब तो जो स्थिति बन गई है, अब उस स्थिति में कैसे हम जानमाल की सुरक्षा करें, कैसे वहां के जनता को जो है उनको बचाने का हमारा कार्य प्राथमिकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी सर्दियों का मौसम है और लगातार जो है कुछ टाइम बाद जो वहां पे बर्फबारी भी शुरू हो जाती है, लगातार इस तरीके की चुनौतियां जो है उस क्षेत्र में बनी रहती हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए अभी हम लोगों ने डेंजर जोन से सभी लोगों को शिफ्ट किया है और लगातार हमारी पूरी जितने भी देखिए देश के तारीफ के काबिल है ये कदम जो उठाया है आप लोगों ने, बिल्कुल तारीफ के काबिल है ये कदम, मैं तारीफ करती हूँ, सराहना करती हूँ। अब ये बताइए, जो आपने शुरुआत में कहा ये स्थिति अचानक से नहीं बन गई है, आपकी सरकार कितने समय से है? देखिए सरकार 5-6 साल से है, लेकिन मैं आपको जैसे मैंने आपको अभी अच्छे से विस्तार से बताया कि इन प्रोजेक्ट्स में 5-10 सालों की बात नहीं होती है, 25-30 सालों में बनते हैं। लेकिन जब सबसे पहले जब इसका स्ट्रेटेजी बनता है, जब एक डीपीआर प्लान आउट होता है, तो सारे साइंटिस्ट जो है सरकार ने क्या किया जब देखा कि दरारें पड़ रही है या फिर ऐसी स्थिति पड़ रही है, बनी हुई है, जब आप लोग सरकार में आए तो आप लोगों ने क्या किया इस मुद्दे को लेकर, ये बताइए। देखिए साजिया जी, मैंने आपको पहले भी क्लियर किया कि जब ये हाइडल प्रोजेक्ट पास हुआ उस वक्त कौन सी सरकार थी, आप उनसे बेहतर ये जवाब ले सकती हैं किसने डीपीआर पास किया, किसने वहां पे, बिल्कुल, तो हमारी सरकार जब से है तब से हम पूरे जो है वहां पे जितने भी कदम उठाए गए हैं वो लोगों को बचाने के लिए उठाए जा रहे हैं, लगातार हम उनके साथ बने हुए हैं। जी क्या क्या कदम उठाए गए हैं आप लोग की ओर से, बताइए। बिल्कुल, देखिए हमने सारे डेंजर जोन से जितने भी 567 जो परिवार थे उसकी जद में आए हुए हैं, उनकी सुरक्षा हेतु हमने सभी कदम उठाए हैं, उनको लगातार जो है शिफ्ट किया जा रहा है। 93 से प्लस हमने परिवार उसी दिन शिफ्ट कर दिए थे और अभी डेंजर जोन जहां जहां पे हमारे पूरे साइंटिस्ट की जो टीम है वो वहां पे बनी हुई है और लगातार हर चीज का वहां पे ये काम तो आप लोगों द्वारा जो कदम उठाए गए हैं, आप कह रही हैं ये तो अभी कदम उठाए गए हैं। कुछ क्षणों पहले आपने खुद कहा कि 5 से 6 साल से हमारी सरकार है, तो इन 5 से 6 सालों में आपने क्या किया है इस मुद्दे को लेकर के, ये बताइए। देखिए साजिया जी,
इस वक्त जो है, जो राज्य सरकार अभी है और राज्य सरकार जो कार्य कर रही है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले जहां पे बसावट थी वहां ऐसी कोई स्थिति नहीं थी, और ऐसी अगर होती तो आपको क्या लगता है कि ये स्थितियां ऐसी हैं कि इनको 5-6 साल अभी आप कुछ देर पहले कह रही थी कि 20 से 25 साल में ऐसी स्थिति बनती है, अभी आप कह रही हैं कि 5 से 6 साल में जब हमारी सरकार आई थी तब ऐसी स्थिति नहीं थी। मुझे लग रहा है मैम आप अपने आप में कंफ्यूज हैं, आप एक स्टेटमेंट पर रहिए ना, आप कंफ्यूज खुद हैं। देखिए आप एक स्टेटमेंट पर रहिए, अगर ऐसी स्थिति थी तो 5 से 6 सालों में आपकी सरकार ने क्या काम किया ये बताइए इससे निपटने के लिए। ये मत गिनवाइए कि 3 से 4 दिन के भीतर हमने लोगों को इधर से उधर शिफ्ट कर दिया है, सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया है। समझ लीजिए, मेरी बात सुनिए, जब 25-30 साल पहले जब ये प्रोजेक्ट पास हुआ तब कौन सी गवर्नमेंट थी, किसने डीपीआर पास किया? आज कांग्रेस पार्टी बोल रही है कि मलबे के ऊपर पूरा जोशीमठ बसा हुआ है, तो आपकी गवर्नमेंट उस टाइम पे थी कांग्रेस अभी किसकी सरकार है? तत्कालीन सरकार को फैसला करना चाहिए था। अभी तो जो सरकार है वो कदम उठा रही है, अभी जो सरकार है वो कदम उठा रही है, अभी किसकी सरकार है? अभी किसकी सरकार है? हमारी जिम्मेदारी जो अभी बनती है उसके लिए अभी किसकी सरकार है बताएंगे जनता के साथ बने हुए हैं। सुनीता जी, अभी सरकार किसकी है? मैंने कहा ना कि हमारी सरकार में अगर आपको लग और रहा है कि मुख्यमंत्री कौन है? हमने अगर कोई एक्शन नहीं लिया अभी सरकार ने, तो आप बताइए नाम तो किस बताइए पॉइंट पे नहीं मुख्यमंत्री जी लिया? का, मुख्यमंत्री जी का नाम बताइए। क्यों, आपको नहीं मालूम? नहीं आप बताइए ना। नहीं, आप क्या यहाँ पे जीके लेने आई हैं? मैं जीके लेने नहीं आ रही हूँ, आप कांग्रेस पार्टी के ऊपर ठीकरा फोड़ रही है इसलिए बोल रही हूँ मैडम। आपकी जिम्मेदारी है, आपके मुख्यमंत्री साहब की जिम्मेदारी है मैडम, आपके मुख्यमंत्री और आपकी जिम्मेदारी है। आज जो लोग रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है उनको संभालना, क्योंकि आपकी सरकार है अभी इस समय वहां पर। नाम पूछने आई है, जीके पास करने आई है? क्यों नहीं पूछेंगे, क्यों नहीं पूछेंगे, क्यों नहीं पूछेंगे? नहीं पूछना चाहिए, नहीं पूछना चाहिए, कितने लेटर होते हैं? नहीं पूछना चाहिए, नहीं पूछना चाहिए। भड़क क्यों रही है मैडम? नहीं भड़क क्यों रही है? राजेंद्र भंडारी जी को डिबेट में लेकर आइए, कांग्रेस से जुड़े हुए हमारे साथ। नहीं, फालतू बातें करने के लिए आप यहाँ पे बुलाते हैं। राजेंद्र भंडारी जी, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि बीजेपी की प्रवक्ता इतना नाराज क्यों हो गई है। नहीं, आप भारत 24 में कितने लेटर्स है बताइए जरा, आप एंकर है बताइए राजेंद्र जी। इस तरीके की बातें जो है किसी एंकर को शोभा नहीं देती, जो आप बड़ी अशोभनीय बात कर दी, क्योंकि मैंने ये पूछ लिया बीजेपी की प्रवक्ता से, मैंने ये पूछ लिया बीजेपी की प्रवक्ता से कि अभी सूबे में किसकी सरकार है, तो वो मुझ पर ही बरस पड़ी। बोलती रहिए मैडम, बोलिए बोलिए, और क्या बोलना चाह रही हैं बताइए। क्या बोलना चाह रही है? बुलाए मत कीजिए, आप नाम जिनको आता हो उनको पूछा करिए, ये कोई तरीका होता है? नहीं मैडम, आप ये बताइए ना, पार्टी में आप हमसे हमें कुछ नहीं आता, हम अनपढ़ हैं, हम जाहिल हैं, हम सरकार में भी नहीं हैं, हम वो जनता है जो आपको वोट दे करके गद्दी पर बैठाते हैं, फिर आप हम पर ही चढ़ जाते हैं। ये हाल है, ये हाल है, ये हाल है। देखिए बीजेपी प्रवक्ता का ये हाल है, जब इनसे सवाल पूछो तो ये भड़क उठते हैं, मुझे नहीं पता क्यों। जिस तरीके से आप यहाँ पे क्यों आपको सवालों से डर लग रहा है क्या मैडम? लेकिन सवालों से डर लग रहा है क्या सुनीता जी? सुनीता जी डर लग रहा है क्या? सुनीता जी डर लग रहा है क्या? सुनीता जी जवाब दीजिए ना, जनता सुन रही है, आपको देख भी रही है ना। आपको तो जीके पूछना था, आपको ये पूछना था तो गलत है, गलत पूछ लिया आपसे, कुछ गलत पूछ लिया कि सूबे में किसकी सरकार है। आपके मुख्यमंत्री का नाम पूछ करके कोई गलती कर ली, आपके मुख्यमंत्री का नाम पूछ करके कोई गलती कर ली, मुख्यमंत्री के नाम से जोशीमठ का जवाब मिल गया। क्या बातें करती हैं आप? नहीं आपको नहीं पता कि मुख्यमंत्री का नाम क्या है? 2000 से ज्यादा मैंने डिबेट आपको नहीं पता मैडम, आपको नहीं पता, आपको नहीं पता, आपको नहीं पता, आप अच्छे से मैं बिल्कुल कल ही पत्रकार बनी हूं। ना मुझे आपको जवाब देने की जरूरत नहीं, मुझे नहीं लगता। ठीक है ठीक है सुनीता जी, सुनीता जी ठीक है ठीक है, काम डाउन मैम, काम डाउन, रिलैक्स, इजी, आप पानी पीजिए, मैं आपको ब्रेक दे रही हूँ, ठंडा पानी पी लीजिए प्लीज प्लीज प्लीज, आप ठंडा पानी पीजिए, आप ठंडा पानी पीजिए, ना आप ठंडा पानी पीजिए। मैं माफी चाहती हूँ, मैंने आपसे पूछ लिया कि सूबे में आपकी सरकार है या नहीं। मैम इजी इजी, संजीव जी को डिबेट में शामिल कर रही हूँ। संजीव जी इतना गुस्सा क्यों आ गया इनको? देखिए मुझे लगता है कि सवालों दागती गई सवाल सरकार में है तो निश्चित रूप से सवाल उन्हीं से पूछे जाएंगे, और ये कोई नई बात नहीं है और इसके लिए ज़्यादा नाराज़ होने की भी ज़रूरत नहीं है। देखिए जोशीमठ जी का जो स्ट्रक्चर है वो हज़ारों साल के लैंडस्लाइड के बाद में एक जो जगह बना है वो कोई ठोस जगह नहीं है, उस जगह पे वो मठ बना हुआ है। इसके अहमियत को जानने के लिए इतना ही काफ़ी है कि शंकराचार्य जी ने जो 4 धामों की स्थापना की थी 4 मठों में, उसमें से एक इसका नंबर आता है, एक स्थान आता है। सवाल यह है कि एक दिन में परिस्थितियां ऐसी नहीं बनी हैं। जब आप प्रकृति से छेड़छाड़ करेंगे, प्रकृति के बनावट में यदि आप परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे
तो निश्चित तौर पे इस तरह की परिस्थितियां पैदा होगी और ये झेलना पड़ेगा आपको। 1976 में जो जेसी मिश्रा की रिपोर्ट थी, उस समय कमेटी बनाई गई थी, उसने भी यही कहा था कि यहाँ सड़कों के निर्माण के लिए तोड़फोड़ ना किए जाए, जो है जैसे है वैसे ही इसको रहने दिया जाए और इस पर ज़्यादा लोड देने की ज़रूरत नहीं है। इसके बावजूद लगातार पिछली सरकारों ने और वर्तमान सरकारों ने भी लगातार लोगों का बसावट वहाँ जारी रखा, तरह तरह के निर्माण कार्य जारी रखे गए और विकास के नाम पर जो वहाँ पहाड़ों का दोहन किया गया, उसका ये नमूना आज दिखाई दे रहा है। लाख सरकार प्रयत्न कर ले, लेकिन वहाँ जो खतरे दिखाई दे रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ के मानवीय संवेदनाओं को जिस तरह से शुरुआती दौर में दरकिनार किया गया, आज सारे लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा संवेदनशील दिखाई दे रहे हैं। पहले होते तो ये परिस्थितियाँ पैदा नहीं होती। आज उनको दूसरे जगह ले जाने की कोशिश की जा रही है, उनको बचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पहले से यदि संजीदगी इतनी दिखाई जाती तो ये परिस्थितियाँ पैदा नहीं होती और ये सवाल तो बने रहेंगे। वहाँ सत्ता में जो है उससे पूछे जाएंगे, इसमें नाराजगी वाली कोई बात नहीं है। उनको निश्चित तौर पर संतुष्ट होने वाला एक जवाब देना चाहिए और वहाँ के लोगों को भी भरोसा चाहती हूँ आपसे। मैं आप सभी लोग बहुत वरिष्ठ लोग हैं और बहुत सम्मानित यहाँ पे पैनल बैठा हुआ है। आप एक बात बता दीजिए कि मैंने जो इनको जितने जवाब दिए उसमें इनको कहाँ पे इतनी पीड़ा हो गई कि इनको लगा कि मुझे अपने कोई पीड़ा नहीं है मैम, हमें जनता की पीड़ा है। जनता के लिए सवाल पूछना, जनता के लिए सवाल पूछना गुनाह हो गया लग रहा है। बीजेपी प्रवक्ता को हर्ट हो गया क्योंकि मैंने जनता के सवाल पूछ लिए। वो जनता जो सरकारों ने जो किया हम अपने घर नहीं छोड़ना चाहते हैं, ये शायद उस जनता को नहीं देख पा रहे हैं। पत्रकार होने के नाते जब मैंने सवाल पूछा तो वो मुझ पर ही पर्सनल अटैक किए जा रही। मैम कर सकती हैं, कभी ऐसी डिबेट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप बताइए, आपको कोई इनवाइट नहीं कर रहा है क्योंकि अगर आप जनता के सवालों के जवाब नहीं देंगी तो आप बिल्कुल बताइए। हमने सिर्फ जनता के सवाल पूछने के लिए आपको बुलाया है। हमने आपसे किसी प्रकार का और कोई डिस्कशन नहीं करना है। जिस पार्टी की सरकार है और उस पार्टी के प्रतिनिधित्व के तौर पे यहाँ आई है, तो निश्चित तौर पे लोग भी सुनना चाहेंगे, जानना भी चाहेंगे और आपको माकूल जवाब भी देना पड़ेगा और आड़े तिरछे भी सवाल आपसे किए जाएंगे, क्योंकि सरकार पिछली सरकारों का आप दुहाई देकर के या उसके गलतियों को देकर के बाहर नहीं निकल सकती है। तो जवाबदेही बनती है और उसका निश्चित तौर पे आपको जवाब देना होगा। गुस्सा करना मुझे लगता है कि यह नाजायज है, बहुत सारे लोगों की जान पे बनाई है। इतने दिनों से जिन लोगों ने अपना आशियाना वहां पे खड़ा किया था, उनके आशियाने में दो फाड़ दिखाई दे रहा है, तो खतरे जितने बड़े हैं। ठीक है, राजेंद्र भंडारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आवाज आप तक पहुंच पा रही है राजेंद्र जी? हाँ जी सर जी। राजेंद्र जी, जो शुरुआत में सवाल मैंने सुनीता जी से पूछा था, वही सवाल मैं आपके सामने भी रख रही हूं। उत्तराखंड राज्य के 20 साल के सफर में अब तक 10 सरकारें बन चुकी हैं। जिम्मेदारी तो सभी की थी, जवाब तो सभी को देना होगा। नहीं, मैं ये कहता हूँ कि क्रम वाइज चाहे जो भी सरकारें रही होंगी, सभी सरकारों को संज्ञान लेना चाहिए था और सभी सरकारें संज्ञान लेती तो आज जोशीमठ की ऐसी स्थिति नहीं होती। चाहे हम हैं चाहे कोई दूसरे भी है, सब जिम्मेदार हैं थोड़ा थोड़ा। परंतु वर्तमान में जो स्थिति बनी हुई है, वर्तमान स्थिति का मुकाबला तो वर्तमान सरकार ही करेगी ना, जो सरकार में बैठी हुई है। जो लोग इस तरह से रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, घरों में दरारें पड़ गई है, लोग अपने घरों से भाग रहे हैं, ठंडी रातों में सड़कों में बैठे हुए हैं, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? वर्तमान स्थिति है, जो वर्तमान स्थिति होगी उसका मुकाबला तो वर्तमान सरकार करेगी और उनको लेना चाहिए। और सब में बड़ी बात है, एनटीपीसी को क्यों बचाया जा रहा है? एनटीपीसी की टनल के जो भारी विस्फोट हो रहे हैं उसके कारण तो ये सारी तबाही मची हुई है, इसलिए एनटीपीसी को नहीं बचाया जाना चाहिए। उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए, रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए और वो तत्काल रूप से अस्थायी रूप से बंद, उसमें रोक लगनी चाहिए, तब जाकर के जोशीमठ का विस्थापन हो पाएगा। और सरकार तत्काल विस्थापन करे, रिहेबिलिटेशन करे, लोगों को वन टाइम सेटलमेंट का पैसा दे, लोगों का पैसा दे, मुआवजा दे। और यहाँ जो बद्रीनाथ की तर्ज पे जो पैसा दिया गया है वो जोशीमठ को दिया जाना चाहिए, तब लोग मानेंगे। उससे कम की कीमत पे कोई मानने वाला नहीं है। कोई मानना नहीं है, लेकिन कोई मानने वाला नहीं है, मानना भी नहीं चाहिए। मुझे लगता है जिम्मेदारी तो आपकी भी थी, खुले तौर पर आपको स्वीकारना चाहिए। मैंने बोला थोड़ा थोड़ा जिम्मेदारियां सबकी बनती है, चाहे जो भी सरकारें आई होंगी सबकी जिम्मेदारियां बनती है वो मैंने। परंतु कार्यकाल तो परंतु परेशानियां तो आज हुई है ना, जो सरकार आज बैठी हुई है उसकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल राजेंद्र जी, आपकी इस बात को जब आपने पहली बार कहा था तब भी मैंने सुन लिया था, लेकिन शायद ये बात सुनीता जी के कानों तक ना पहुंच पाई हो, इसलिए मैंने दोबारा से ये क्वेश्चन किया कि वो सुन ले कि कम से कम आप लोग जिम्मेदारी को स्वीकार तो करते हैं, पर्सनल कमेंट पर नहीं आ जाते हैं। ठीक है राजेंद्र जी, आती हूं मैं आपके पास। महंत नवल किशोर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महंत, आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर? जिस प्रकार से हम हिमालय का और दोहन कर रहे हैं अपनी आवश्यकताओं को बढ़ाते हुए, मुझे लगता है ये प्राकृतिक प्रकोप है
और जिस प्रकार से हम हिमालय में जो तपोभूमि है उसे विकास के नाम पर छेड़ते जाएंगे तो मुझे लगता है कि प्रकृति से यही दुष्परिणाम होने वाले हैं। और क्योंकि वहाँ लोग जाते थे स्थायी रूप से, जिस प्रकार से वहाँ भवनों का निर्माण हो रहा है, कि वहाँ पहाड़ हैं, वो हिमालय है, और जिस प्रकार से वहाँ निरंतर विकास के नाम पर जो प्रकृति का दोहन हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि भविष्य के लिए भी खतरा है और वर्तमान में भी खतरा है। अविलंब वहाँ, क्योंकि वो पूरा पहाड़ है, अब पहाड़ के नीचे नीचे सुरंग कर देंगे आप, तो स्वाभाविक है प्रकृति कब तक शांत रहेगी। हमारी जो प्रवृत्ति है वो प्रकृति के दोहन में लगी हुई है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि हर व्यक्ति को और वहाँ की सरकार को भी सबके साथ समन्वय के साथ एक सामंजस्य बिठाकर वैज्ञानिकों की राय लेकर के एक कोई रास्ता निकालना चाहिए और पहाड़ों को बहुत ज़्यादा छेड़खानी न करें। क्योंकि विकास बाकी शहरों में करो ठीक है, वहाँ जो लोग रहे उनको भी नागरिक व्यवस्था मिले वहाँ तक तो ठीक है, परंतु हिमालय का दोहन, प्रकृति का दोहन, निसंदेह मुझे लगता है ये आपदा तो आएगी और ये भयानक भी हो सकती है। इसलिए बहुत सजग रहने की आवश्यकता है। हम प्रकृति को बहुत ज़्यादा छेड़े नहीं, क्योंकि प्रकृति बहुत एक सीमा तक बर्दाश्त करती है और प्रकृति जब बिगड़ती है तो फिर कोई उसे संभाल नहीं पाता। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि जो लोग हिमालय में रहना चाहते हैं या वहाँ जो बस रहे हैं वो लोग जरूर वहाँ रहें, मना नहीं है, परंतु प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठा करके रहें। प्रकृति के साथ ज़्यादा छेड़खानी होगी तो मुझे लगता है परिणाम इस प्रकार के ही होंगे और भयावह हो सकते हैं। इसलिए सावधानी पूर्वक प्रकृति के साथ हम उसका संशोधन का प्रयोग करें। हम संसाधनों का जो दुरुपयोग करने की प्रवृत्ति हमारी बन गई है ना, मुझे लगता है उसका दुष्परिणाम है। बिल्कुल बिल्कुल महंत जी, लौटूंगी मैं आपके पास। शैलेंद्र गोदियाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हिमालय पर्यावरण चिंतक हैं, इसलिए उनके पास जाना चाह रही हूं ताकि समझूं मुसीबत कब से शुरू हुई थी। शैलेंद्र जी जरा समझाइए यहां बैठे तमाम गेस्ट को भी, हमारे दर्शकों को भी, कि क्या यह मुसीबत अभी की आई हुई है या फिर लंबे समय से इसका आना तय था। शैलेंद्र जी। बिल्कुल नहीं। पहले तो मैं आपके चैनल को, सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ कि इस जैसे ज्वलंत मुद्दा है वर्तमान में जो चल रहा है, इसको आपने उठाया। ये मुसीबत आज की नहीं है और ये पिछले जो जोशीमठ की अगर मैं बात करूं तो ये पिछले 47 साल से जो वहाँ वैज्ञानिकों ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी वो 47 साल पहले दे दी थी कि वहाँ पे जो जोशीमठ जो कस्बा है वो मोरेन के ऊपर बसा हुआ है। हिमालय के जो बर्फ से टूटा हुआ जो पहाड़ है उसके ऊपर बसा हुआ कस्बा है। उसकी भौगोलिक स्थितियाँ उस समय वैज्ञानिकों ने बता दी थी। जो मिश्रा कमेटी ने जो रिपोर्ट अपनी उस समय दी थी, उसमें तमाम सारे जो अधिकारी थे, उसमें बीआरओ के अधिकारी थे, उस समय रुड़की आईआईटी के अधिकारी थे, उस समय आईआईटी नहीं थी, लेकिन जो उस समय जो भी वहाँ पे वो था उनके अधिकारी थे। तो उन लोगों ने अपनी रिपोर्ट में बताया, लेकिन हुआ कुछ नहीं। जो एहतियात किए जाने थे ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट वहाँ पे होते गए और जैसे बिल्कुल एक नहीं बहुत बड़ी बड़ी आपदाएं आई हैं और बड़ी परियोजनाएं। और जोशीमठ के ठीक नीचे आपने बिल्कुल सुरंग बना दी। आप वहाँ पे ऑल वेदर वाला हाईवे बना रहे हैं, इतना चौड़ा हाईवे बना रहे हैं जिसकी वहाँ पे इतनी ज़्यादा जरूरत भी नहीं है। जगह जगह पहले मतलब वहाँ पे जो जोशीमठ में एक तो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होटल बन चुके हैं और बड़ी आबादी लगातार बसने लगी है पहले की तुलना में। और कहने को वो विकास कार्य हुआ, लेकिन मुसीबत बन चुका है अभी भी। इस समय तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन इसका अंदेशा तो एक लंबे समय से मनीषी को लाइए डिबेट में। मनीषी, अंदेशा तो लंबे समय से जताया गया। देखिए बता रहे हैं कि एक नहीं दो नहीं लगभग 40 से 50 साल पहले से अंदेशा जताया जा रहा था कि ये स्थिति बनेगी, यहाँ पर ये स्थिति पैदा होगी। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। देखिए आज सरकार किसकी थी, पहले किसकी थी, बड़ी हैरानी की बात है कि आज कांग्रेस कह रही है अब सरकार इसकी है, इनको पता होना चाहिए। अरे भाई, आज अगर कोई देश में प्रोजेक्ट डेवलप होता है, इनॉग्रेशन होता है, कांग्रेस सबसे पहले आती है, कहती है साहब ये तो हमारी इसका डीपीआर हमारी सरकार हम बनाता है, इसकी तैयारी हमने की थी, इसके शिलान्यास हमने किया था। तो उन्हें यहाँ ये कहने में भी गुरेज नहीं होना चाहिए कि एनटीपीसी भी हमारी सरकार में बनी थी या जो प्रोजेक्ट हमारी सरकार में शुरू हुए थे। बड़ी अच्छी बात यह उन्होंने ये कहा थोड़ी थोड़ी सबकी जिम्मेवारी है। एक बात तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस इसकी जिम्मेवारी तो है ही है। इसके अलावा मैं आपसे पूछता हूं, अभी कुछ समय पहले चुनाव हुए,
बीजेपी, कांग्रेस, उत्तराखंड क्रांति दल, आम आदमी पार्टी, ये 4 विपक्षी दल हैं जिन्होंने पिछले चुनावों में मेहनत की है। इनमें से क्या किसी की पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में क्या किसी ने मेंशन किया कि जोशीमठ में लीकेज हो सकती है, इस पर हमें कुछ करना चाहिए? क्या किसी ने कोई इस पर कोई आंदोलन किया, कोई मीटिंग की, कोई बयान आया? नहीं। दरअसल जब आपदा आती है तो अपने अपनी ये राजनीति, सवाल तो उस समय के लिए भी बनता है। तो मैं कह रहा हूं राजनीति में कोई करूं राजनीतिक जो भी आइडियोलॉजी के सरकार- हिसाब से आपने आंसर देना शुरू कर दिया कि भाई फलाने की गलती है, ढिमके की गलती है। अरे भाई गलती सबकी है, ये आपदा है, आपदा को आपदा के हिसाब से ही मानना पड़ेगा। अब वो पहले शुरू में 15 लोग कौन थे जो चाइना से आए थे और उनको कोविड फैला? बात ये नहीं है, कि रात में सोए हैं और भूकंप आ गया। इसकी आग बिल्कुल आपको ऐसे धीरे ही है, धीरे शुरुआत ऐसे ही होती दरवाजे है। तक पहुंची है। अरे भाई 500 मीटर पे नीचे खोखला है, 500 मीटर का मतलब आधा किलोमीटर, तो जमीन में आधा किलोमीटर जाके जमीन में आधा किलोमीटर जाके खोखला है, किसको पता है? ये सब परिस्थिति नहीं ये सब पहुंची है। वैज्ञानिक निष्कर्ष हैं, ये कोई धीरे- असेसमेंट नहीं है, अरे किसी ड्रिल ने जाके देखा नहीं है। वैज्ञानिकों ने तो पहले ही आपको अलर्ट कर अरे दिया भाई था। किसी मैं वैज्ञानिक कह रही ने हूं जाके मनीष जी, देखा नहीं है। वैज्ञानिकों ने नहीं, कहा, वैज्ञानिकों के ऊपर विश्वास करते हैं या नहीं करते? बिल्कुल तो विश्वास फिर- है। तो फिर तो मैं यही कहना चाहता हूं, देखिए विश्वास है, जो आज से 20 साल पहले जो साइंटिस्ट ने कंक्लूजन निकाले आज वो बदल गए। पहले किसी ने कहा था कि शुगर का लेवल ये होना चाहिए, बदल गया। तो अभी उन्होंने एस्टिमेट किया, कोई ड्रिल नहीं कि ये 500 मीटर आधा किलोमीटर जमीन के अंदर कि वहां पे खोखला है, ये एक अंदाजा लग गया कि 1000 साल पहले ये हुआ होगा। जरूरी नहीं है वैसा हो। एनीवे जो हुआ, अब सरकार कैसे करे? सबसे पहले विस्थापित कैसे हो, जिनके मकानों में समस्या, उनकी जिंदगी को सेफ कैसे किया जाए। तो आप नहीं मानते हैं कि सरकार देर से जागी है? इस पे बात कीजिए ना, सरकारों को पहले संजीदगी के साथ इस पे ध्यान देना अरे चाहिए उससे था। क्या अभी जब देखिए, आज की परिस्थिति जो वो बन गई है, बात रात देर को सही सो की रहे है हैं, नहीं। 20 तुमको लग रहा साल है में कि 10 सरकारें बदली हैं। सुनिए, 10 सरकारें। अगर जागने की बात मनीष जी, होती, 10 सरकारें आई हैं। मैं 10 ये कह रहा सरकारें। हूं, मैं ये कह रहा हूं, अगर जागने इसमें की बात कांग्रेस, होती, बीजेपी दोनों हैं। इस मानते दुनिया में किसी को हार्ट अटैक ना होता। अरे सब लोग रोज मैं कह रही हूं नहीं है ये। कि क्या अरे ये वही पहली बार का मामला है? ये वही प्रॉब्लम है, ये वही प्रॉब्लम है जो दिशा में ये ग्रोइंग प्रॉब्लम है जो धीरे धीरे बढ़ती मैं गई। बता रहा हूं कि ये अरे आज ठीक हम नहीं लोग है। अपने स्वास्थ्य के लिए ये तो चिंतित भूकंप नहीं है कि रात तो में सोए कौन हैं। सी पार्टी, तो कौन आप सा ये कह रहे हैं, राजनीतिक ठीक है, विश्लेषक, ठीक है, मनीष जी, किसने मनीष आवाज जी, उठाई? नहीं। मनीष जी, तो बात क्या ही नहीं समझ जनता रहे को हैं। सोचना चाहिए था? सरकारें कुछ नहीं, सिर्फ सिंहासन पर बैठने के लिए होते हैं मुख्यमंत्री। निश्चित रूप से स्वीकार करता हूं कि सरकार की जिम्मेवारी है, फिर चाहे ये सरकार हो, केंद्र सरकार हो, सबकी जिम्मेवारी है। अब क्या एक्शन लेना है, क्या सरकार उस पर त्वरित एक्शन ले रही है या पिछली सरकारों की तरह हीला हवाली कर रही है, ये जानने की जरूरत है। क्या उन्होंने कड़े कदम लिए हैं? क्या वो टीमें पहुंच रही हैं? क्या पानी के लीकेज लगाने बात के तो लिए यही हो रही है ना कि नेशनल, समय पर सरकारों ने इंस्टीट्यूट ऑफ एक्शन क्यों नहीं हाइड्रोलॉजी लिया? काम कर रही है? अरे भाई समय कौन सा, क्या 4 दिन पहले हो जाता तो क्या इंपैक्ट आ जाता? अभी कोई जान चली गई है? नहीं चली कैसे गई। बातें कर रहे हैं आप? तो ये तो मनीष जी, आपकी बात से नहीं, सहमत ये तो नहीं हूं। लॉजिक समझ में मनीष जी नहीं कह आ रहे हैं, रहा है, क्या आचार्य जी, लॉजिक दे रही कि है? क्या कोई जान चली गई है? अभी वक्त गया थोड़ी है, मतलब थोड़े और दिन इंतजार करना होगा। जब किसी की जान चली जाएगी तब जाना चाहिए वहां पर टीमों को। ये तो बड़ी अजीब बात है। आप क्या मानते हैं? बस मैं तो यही कहना चाहता हूं कि हाथ जोड़ करके विनती है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से कि ऐसा विकास ना करें जो विनाश को आमंत्रण दे। इस तरह का विकास हमारे तीर्थ स्थानों से करने से बचें। और ये जो हमारा इसका आध्यात्मिक पहलू को जाने, जोशी मठ के बारे में, प्राचीन नाम इसका जोशी मठ नहीं है, प्राचीन नाम इसका ज्योतिष मठ है। और यह आज के 1200 वर्ष पूर्व 11 वर्ष की अवस्था में आदि गुरु शंकराचार्य उसी ज्योतिष मठ के प्रांगण में कल्प वृक्ष के नीचे, जो आज भी विद्यमान है, हमारे विश्व के लोग जाकर के उस जोशी मठ में जाकर के उस कल्प वृक्ष के का दर्शन करते हैं और वहाँ पर एक शिवलिंग है। आज ये जो विकास विनाश को आमंत्रण दे रही है, वहाँ का जो शिवलिंग है उसमें भी दरार आ गई है। अब बताइए, अब सरकार जागने से हमें क्या फायदा है? जो हमारा प्राचीन धरोहर है, जो हिंदुओं का मूल स्थान है, विकास के नाम पर, जो कि शास्त्रों का सीधा निर्णय है कि जोशी मठ में किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। जोशी मठ में सर्वप्रथम देवादिदेव महादेव के ज्येष्ठ सुपुत्र कार्तिकेय ने अपने गणों को बसाया और वहां पे कई बार गण रहे और बाद में विलुप्त भी हो गए। इसलिए यहाँ जो है जोशी मठ जो है वह सदैव विद्यमान रहने वाला नहीं है। यह हमारे शास्त्रों का दिशा निर्देश है, लेकिन आध्यात्मिक पहलू नहीं लिया जाता है।
चाहे चार धाम की यात्रा का आज जो हम लोग बात कर रहे हैं उसमें बड़ी बड़ी सड़कें बनाई जा रही है। हमारे सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी की बहुत प्रशंसा हो रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रशंसा नहीं होनी चाहिए। मत करिए हमारे तीर्थ स्थानों के साथ छेड़छाड़, आप रहने दीजिए, इतना सुगम नहीं चाहिए हमें रास्ता। आप सुगम बनाइए, लेकिन पहाड़ों में सुगम नहीं बनाइए। वहां कौन लोग जाते थे जिनके अंदर त्याग होता था, तपस्या होती थी, मन में अटूट श्रद्धा होता था, यहां तक कि अपने घर में पिंडदान करके निकलते थे चार धाम की यात्रा के लिए। आप उसको सुगम बना करके क्या कर रहे हैं? देखो, 3 हिस्सा में जल है और 1 हिस्सा पृथ्वी है, उसमें पहाड़ हैं, नदियां हैं। अगर उसको आप तोड़ोगे, अनबैलेंस होगी तो कहां जाएगा? जल के अंदर। 2021 में भी त्रासदी आई थी वहां, वह जल जो है एक गहरे गड्ढे में जाके चला गया, वही उबाल। और इतने तरह का जो विकास कर रहे हैं, आज वह चार धाम में कौन जा रहे हैं? सारे हनीमून मनाने भी वहीं पहुंच रहे हैं। बहुत बड़ी बात आचार्य जी कह रहे हैं, शहर में आचार्य जी नहीं है, लौटूगी, उससे ज्यादा क्रॉप जो है ठीक है, उस स्थान पे है। और ये भयावह है, और यह सिर्फ जोशीमठ के लिए नहीं, पूरे उत्तराखंड के लिए। आज जो वहां टिहरी बांध है ना, वो बांध टूटेगा ना, तो महाप्रलय आएगी, और वो ज्यादा दिन नहीं है। बहुत नजदीक है। जंगल किसने बसाए? इसलिए सरकार को जागृत होना चाहिए। हमारे नदियों पर हमारे मनीष जी फिर वही बात कर रहे हैं, एक कुएं में कूदेगा तो हम भी खाई में कूद जाएंगे, क्योंकि कंपटीशन चल रहा है। या कंपटीशन बर्बादी का चल रहा है कि बर्बाद करते चलो? बिल्कुल आचार्य जी की बात बिल्कुल सही है। और सबसे बड़ा सवाल अभी इस समय यही है कि आखिर और कितने जोशीमठ? हरीश रावत जी अभी इस समय भारत 24 पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। हरीश रावत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पर। सर, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल सुन रहा हूं। हरीश जी, आपसे भी मेरा यही सवाल होगा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है इस समय। उत्तराखंड राज्य के 20 साल के सफर में अब तक 10 सरकारें बन चुकी हैं, जिम्मेदारी तो सभी की होगी। बिल्कुल होगी, बिल्कुल है भी, लेकिन कुछ कदम जो वर्तमान सरकार होती है उसी को उठाने होते हैं। जो आपदा आई थी केदारनाथ की, देश के इतिहास की भीषणतम आपदा थी, उसके लिए जो कदम उठाने थे तत्कालीन सरकार ने उठाए, और उसमें विपक्ष को भी और सबको सहयोग में लेने का काम किया। आज भी एक भीषण आपदा है राज्य के सम्मुख, जोशीमठ बचाने की एक राष्ट्रीय आवश्यकता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इसको राष्ट्रीय विपदा मानिए और इसके और पूरी मदद करिए। एक नया जोशीमठ बनाइए, पुराने जोशीमठ को फिर से उसकी सुरक्षा करने के लिए, उसको एक खतरे से बाहर करने के लिए जो जितने भी वैज्ञानिक कदम उठाने हैं, तकनीकी कदम उठाने हैं, वो सब उठाए जाने चाहिए। और उसके लिए यदि एनटीपीसी के पावर प्रोजेक्ट को बंद करने की जरूरत है, बंद करिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 3 प्रोजेक्ट बंद कर दिए थे जब उत्तरकाशी खतरे में आई थी, और लोगों ने कहा कि साहब इन पावर प्रोजेक्ट की वजह से खतरे में आएंगे। 80% जो कमीशन पूरे हो चुके थे, उन पावर प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। तो लोगों की जिंदगी, और फिर जोशीमठ केवल जिंदगी तो है ही है, 20,000 से ज्यादा लोगों की जिंदगी का सवाल, और उससे बड़ी हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास, हमारी सभ्यता, हमारे देवता, सब कुछ है वहाँ। बायोडाइवर्सिटी, हमारी पहचानें सब उससे जुड़ी हुई हैं, वो सब उसके साथ डूब रही है, उनको बचाना है। हरीश रावत जी, आप पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं और निवासी भी हैं वहां की, आप गली कूचे वहां की हर स्थिति को बखूबी समझते हैं। वैज्ञानिकों की आप बात कर रहे हैं, वैज्ञानिकों ने तो पहले भी चेताया था, क्या आप लोगों को तब समझ में नहीं आया था कि आज ये हाल हो सकता है उत्तराखंड का? बिल्कुल ठीक कहा आपने। 2014 में हमने जब मैं मुख्यमंत्री था उस समय, हमारी सरकार ने जोशीमठ की स्थिति का भी अध्ययन किया, जबकि उस समय ऐसी स्थिति चिंताजनक नहीं थी, लेकिन हमने अध्ययन किया। उसमें एक मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट थी, उसके अनुसार हमने 5 कदम उठाए, जिसमें जहाँ धौली गंगा और अलकनंदा मिलती हैं वहाँ इरोजन हो रहा था जोशीमठ की तरफ को, वहाँ सुरक्षा दीवारें बनाने की बात थी, उस काम को हमने प्रारंभ करवाया। ड्रेनेज सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने की बात की, और वहाँ के लिए हमने कहा केंद्र सरकार से बात की जाए कि ऐसे
हमको सस्ते मटेरियल उपलब्ध करवाए जाए बिल्डिंग बनाने के, जो हीट और कोल्ड रेजिस्टेंस हों, लेकिन हम सस्ते सब्सिडाइज रेट्स पर वहाँ के लोगों को उसको उपलब्ध करवाने का काम कर सके। और नगर पालिका के सामने हमने अंडरस्टैंडिंग बनाई, हमने कहा जो है जितने डिस्पोजल है, विशेष तौर पर वेस्ट डिस्पोजल का जो काम है, उसके लिए आपको जो भी मदद चाहिए हम सारी मदद देंगे, ताकि प्लास्टिक आदि की वजह से कोई जो है इन्वायरमेंटल हैजार्ड उस एरिया के अंदर पैदा न हो सके। और बाकी हमने एक्सपर्ट्स की राय ली, हमने कहा भाई इस राय को लिया जाना चाहिए। और उस समय एक एग्रीमेंट हुआ स्थानीय लोगों के साथ एनटीपीसी का, जिसके तहत जो है लोगों को कहा यहाँ जो रहेंगे लोग घर हैं उनको बीमाकृत किया जाएगा। हमारे बाद आने वालों ने उन चीज़ों को फॉलो किया ही नहीं, लोगों का बीमा करवाया नहीं। आज सारा दायित्व तो अब सरकार के ऊपर है, करिए, आपको देना पड़ेगा। और उसके लिए हमने बिल्कुल साफ कहा है कि नया जोशीमठ बसाइए। जोशीमठ के आसपास जमीनें हैं, उसके लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, लोग दूर जाएंगे भी नहीं, क्योंकि जोशीमठ की स्थिति को समझना पड़ेगा। जो वहाँ लोग हैं उस स्थिति को समझना पड़ेगा। वो लोग बद्रीनाथ के साथ जुड़े हुए हैं और जोशीमठ की अपनी स्थितियाँ हैं, वो एक देवस्थान है। हम लोगों से ये नहीं कह सकते कहीं दूर चलिए, तो वहीं हम सुरक्षित स्थान देंगे और वहाँ उनको जमीनें आवंटित होनी चाहिए। उनके घरों के व्यवसाय आदि का सारा मुआवजा दे करके उनको ये, उसके लिए हमने बद्रीनाथ का या केदारनाथ का 2 फॉर्मूले हमारे पास हैं, उनके आधार पर मुआवजा दिया जाए ताकि लोग अपने नए सिरे से व्यवसाय प्रारंभ कर सकें। और जो जहाँ इस समय धसाव हो रहा है, जहाँ टूट हो रही है, उन एरियाज को कैसे ठीक किया जाए ताकि सुरक्षित कैसे उन स्थानों को बनाया जाए। उसके लिए टनल बंद करनी है तो टनल बंद करिए, 4 धाम यात्रा प्रोजेक्ट के काम को रोकना है तो उसको रोकिए, बाईपास को रोकना है तो बाईपास के निर्माण को रोकिए, कोई कदम उठाइए, मगर जोशीमठ बचाइए। जोशीमठ उत्तराखंड की शान है, हमारी संस्कृति की शान है, हमारी अध्यात्म की शान है, हमारा इतिहास उससे जुड़ा हुआ है, हमारी बायोडाइवर्सिटी का खजाना है। रम्माड़ जैसी यूनेस्को संरक्षित सभ्यता के केंद्र वहाँ हैं। ये सब चीज़ें हैं जो चीज़ें चीख करके कह रही है कि नहीं, हर हालत में भारत को जोशीमठ को बचाना चाहिए, पुराने स्वरूप को उसका स्थापित करना चाहिए, सुरक्षित स्वरूप पर लाना चाहिए। और इसमें आपकी भी मदद चाहिए, देश के मीडिया की मदद चाहिए, आपके चैनल की मदद चाहिए। बिल्कुल हरीश जी, हम आपके साथ में खड़े हुए हैं, हम उन लोगों के साथ में खड़े हुए हैं जो अभी इस समय दर्द से दो चार है, जो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं अपने घरों के लिए, अपनी जिंदगियों के लिए। हरीश जी, आप एक नहीं बल्कि कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं सूबे के। इस दरमियान भूकंप, भूस्खलन, बादल फटना, बाढ़, हिमपात, हिमखंडों का गिरना, वनाग्नि, न जाने कितनी प्राकृतिक आपदाएं आपने देखी होंगी। क्या उस समय जरा भी अंदेशा, शुरुआत की बात मैं कर रही हूं, तब से लेकर अब तक जरा भी अंदेशा नहीं था कि इस प्रकार की स्थिति का भी सामना भविष्य में करना पड़ सकता है, जिसको लेकर के जो महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए थे वो नहीं उठाए गए? समय ने जो चेतावनियां दी 2014-15-16 में, हमने उसके अनुसार कदम उठाए। कांग्रेस की गवर्नमेंट ने वो कदम उठाए और आज जो स्थितियां पैदा हुई उसके अनुसार आज की सरकार को कदम उठाना चाहिए। आप संवेदनशीलता का अनुमान 2 बातों से लगा सकते हैं। 1 तारीख से स्थितियां विकट होती गई, मगर राज्य के आपदा सचिव मुख्यमंत्री से 1 दिन पहले जो है जोशीमठ पहुंचे हैं विशेषज्ञों के साथ, 1 दिन पहले। आप अंदाज लगाइए, और ये परसों की बात है, 2 दिन पहले की बात। और दूसरा, इस बात से समझ सकते हैं अहेतुक सहायता के रूप में जिनके घर बर्बाद हो गए, सारे सब ध्वस्त, उनको खाली करने पड़े, उनको हम अहेतुक सहायता कह रहे हैं, त्वरित सहायता के रूप में ये 5,000 रुपये पकड़िए। अब हम लोगों के कटे पे मरहम लगा रहे हैं या हम उसको नमक डाल रहे हैं? आप जरा पूछिए। लोगों के आंसू इसीलिए बह रहे हैं। लेकिन हरीश जी, माफ कीजिएगा, बीच में टोक रही हूं सर, हमारे बीच में साथ इंटरप्ट खड़ी कर नहीं रही हूं हरीश है। जी। मैं मुख्यमंत्री से निरंतर कह रहा हूं कि पूरा राज्य, पक्ष विपक्ष सबको ले चलिए, सब खड़े हों उनके साथ। बिल्कुल यही सवाल जब हम दूसरे खेमे से, जो सवाल आप मेरे सामने सबक रख रहे हैं सर, वही सवाल जब हम दूसरे खेमे से पूछते हैं, मौजूदा सरकार से पूछते हैं, तो वो कहते हैं जो प्रोजेक्ट्स आज हानि पहुंचा रहे हैं उनकी शुरुआत तो आपके कार्यकाल के दरमियान हुई थी, आपके राज के दरमियान हुई थी। देखिए, इस देश के अंदर हर चीज की शुरुआत, देश की आजादी की शुरुआत से, संविधान बनाने से लेकर के अणुशक्ति बनने से, अंतरिक्ष की शक्ति, समुद्र के अंदर की शक्ति,
और रक्षा शक्ति, खेत की शक्ति, जितनी चीजें हुई हैं सारी शुरुआतें कांग्रेस के समय में हुई हैं। विद्युत शक्ति की भी उसी में हुई है, परमाणु ऊर्जा भी हमारे समय में हुई है, सारी आधुनिक तकनीक की, संचार की, सारी चीजों की शुरुआत कांग्रेस के समय में हुई है। यदि कहीं कोई डिजास्टर होता है तो उसके लिए क्या वो सरकार जिसने इतनी दूरगामी तौर से सोचा और कामों को शुरू किया उसको ब्लेम किया जाना चाहिए, या जिनके ऊपर दायित्व है आज सुरक्षा करने का और चीजों को सुधारने का उनके ऊपर होना चाहिए। यदि कुछ गलती हुई है तो उसको आप सुधारिए, हम आपके साथ खड़े हैं, इसमें ब्लेम कहाँ कर रहे हैं? नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ इसी खेमे की तरफ से गलतियां हुई हैं, आपके कार्यकाल के दरमियान, आपके राज के दरमियान किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रही? नहीं, मैं ऐसा कोई दावा नहीं कर सकता, किसी को दावा नहीं करना चाहिए। हमारे बहुत सारी कमियां रही होंगी। हमने आपदा प्रबंधन का काम किया, हिमालयी सुनामी सबसे भीषणतम भारत के इतिहास की सुनामी थी, उसमें हमने रिकंस्ट्रक्शन, रिहेबिलिटेशन, बचाव, ये सब काम किए। और मैं नहीं कह सकता कि 100% परफेक्शन के साथ किए हम, लेकिन फिर भी जो है कहीं कोई शिकायत 1.5 साल के अंदर हमने राज्य की पूरी अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर ले आए, पूरी चीजों को किया, लोगों को रिहेबिलिटेट किया, रिकंस्ट्रक्शन का काम पूरा किया। जहां आज ध्यान लगाने माननीय प्रधानमंत्री जी पहुंच करके हमको कृतार्थ करते हैं, वो सब काम कांग्रेस के कार्यकाल में बिल्कुल हरीश जी, ये बात इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को अंजाम दिया गया है। अभी मैंने 4 स्टेप आपको बताए जो हमारी सरकार ने उस समय उठाए थे, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आज की सरकार को मैं उसके लिए दोष दे रहा हूं। मैं उनसे केवल इतना कह रहा हूं कि आज की चुनौती के अनुरूप अपने को खड़ा करिए, हम आपके साथ हैं। इसीलिए तो कह रही है कांग्रेस कि भाई राष्ट्रीय आपदा के तौर पर लो करके, ताकि केंद्र के पास बड़ा खजाना है, राज्य के पास तो कुछ पैसा है ही नहीं, इनको पैसा मिल सके। हम तो धामी जी की पीठ ठोक रहे हैं। धामी जी को तो मुझको टेलीफोन करके कहना चाहिए था, थैंक यू हरीश रावत जी, आपको मेरी चिंता है। लेकिन हरीश जी वो तो ये पूछ रहे हैं कि अगर ये जो स्थिति बनी है इस पर पहले ही काम हो गया होता, विचार विमर्श और मंथन का दौर चल गया होता, कोई रोड मैप तैयार कर लिया जाता इस स्थिति से निपटने के लिए, तो आज इस स्थिति से वहां की जनता दो चार हो ही नहीं रही होती। सीधी सीधी गलती कांग्रेस पार्टी की है। देखिए, सैटेलाइट अंतरिक्ष का प्रयोग ये सब चीज किया है, और यदि हरिकोटा से एक सैटेलाइट लॉन्चिंग फेल हो जाती है तो इसके लिए इसका मतलब है जिसने अंतरिक्ष अनुसंधान आयोग का गठन किया जवाहरलाल नेहरू, उनको दोषी ठहराया जाना चाहिए, उनके ऊपर उनसे कहना चाहिए कि तो जवाहरलाल नेहरू की दोष था। अरे ये तो आज कुछ चीजें हो रही हैं, तो आज यदि उनका परिणाम गलत हो रहा है तो उसको सुधारिए। हरीश जी, आप जानते हैं कि 400 साल पहले वैज्ञानिकों ने ये बात कह दी थी कि ये स्थिति बनेगी भविष्य में, तो कुछ तो काम होना चाहिए था ना सर। बीजेपी से भी यही सवाल है, मेरे आपसे भी यही सवाल है, सवाल जनता पूछ रही है। सवाल इसीलिए सुधार के उपाय किए गए, मैंने अभी आपसे कहा ना, एनटीपीसी के साथ तत्कालीन मंत्री, ऊर्जा मंत्री सुशील कुमार शिंदे जी ने एक समझौता किया, स्थानीय लोगों के साथ एग्रीमेंट हुआ कि आप सबको बीमाकृत करेंगे, उनके बिजनेस को करेंगे, उनके घरों को बीमाकृत करेंगे, क्योंकि ये आशंका व्यक्त की गई थी उस समय भी कि ये टनल के कारण जो है कुछ भूगर्भीय परिवर्तन आ सकते हैं, लोगों को नुकसान हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि चीजें नहीं समझी गई, और उसके लिए सेफगार्ड्स सुनिश्चित किए गए। आपने वो सेफगार्ड्स किए नहीं, आपने वाटर जो ड्रेनेज सिस्टम इत्यादि था उसको सुधारा ही नहीं। 4 धाम यात्रा मार्ग में हमारे समय में उसका डीपीआर तैयार हुआ और उसमें था मिनिमम कटिंग मैक्सिमम विड्थ का फॉर्मूला, और उसमें ये कहा गया कि मग डिस्पोजल होगा, 100% मग डिस्पोजल। आज तो काटो, लुढ़काओ और पैसा बनाओ, भाग लो। सारे ठेकेदारपुर का पैराडाइज बना दिया है 4 धाम यात्रा सुधार मार्ग को, और जोशीमठ के अंदर उससे बहुमूल्य तीस के और उसके पेड़ काटे जा रहे हैं, मंगू के पेड़ काटे जा रहे हैं। किससे कहें, जो दुर्लभ पेड़ हैं, जो पर्यावरण रक्षा का काम करते हैं, उन पेड़ों को काटा जा रहा है, और बड़ी बड़ी मशीनों को उपयोग में लाया जा रहा है। तो लेकिन ये सर पिछले 5 से 6 साल में या फिर अभी लेटेस्ट तो नहीं शुरू हुआ है ना, ये सब तो एक लंबे समय से चलता आ रहा है। विकास आपने भी किया है, आप जो कह रहे हैं वही विकास आज भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसका भी एक सोल्यूशन ढूंढकर रखना था पहले से। देखिए, हर विकास के साथ कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, हर तकनीक के साथ कुछ सावधानियां होती हैं, चाहे मोबाइल, चाहे हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो या दूसरी टेक्नोलॉजी हो,
हर किसी के साथ सेफगार्ड्स आपको अपनाने पड़ते हैं। यदि मोबाइल में किसी के विस्फोट हो जाता है तो उसके कारण जो है आप पूरी मोबाइल टेक्नोलॉजी को दोष देने लग जाएंगे, उसको छोड़ दें। टेक्नोलॉजीज को, विकास को करना पड़ता है, उसके लिए जो सेफगार्ड्स आवश्यक हैं वो सेफगार्ड्स लाने चाहिए। मैं नहीं कह रही हूं, मैं पूरा दोष नहीं दे रही हूं, लेकिन मैं चाहती हूं कम से कम जिम्मेदारी तो स्वीकारें सभी अपनी अपनी जोशीमठ के प्रति। देखिए, लोगों के आंसू महत्वपूर्ण हैं। हम तो कह रहे हैं कि सब चीज के लिए कांग्रेस को दोषी ठहरा दो, लेकिन उनके आंसू पोंछो, लोगों को मदद दो, उनको आज खड़ा करो। आज की आप सरकार हैं, उनके लिए आवासीय व्यवस्था करिए, फैब्रिकेटेड हाउसेस ला करके वहाँ एक वैकल्पिक जोशीमठ बनाइए और जमीनें को उनको आवंटित करके मुआवजा दीजिए, ताकि उन्हीं को वो धीरे धीरे अपने परमानेंट शेल्टर के रूप में बता सकें, ताकि जोशीमठ के ऊपर जो भार बढ़ गया है। जोशीमठ में ये 2-3 हजार की आबादी के साथ प्रारंभ हुआ कस्बा आज जो है 20 हजार की आबादी में है। तो ये सब चीजें हैं, सब चीजों को ध्यान में रख करके चीजों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। विकास इसलिए किया जाता है लोगों को सुविधा हो, सुविधा के कारण लोग आजीविका के लिए वहां आते हैं। वहां 3-4 हजार लोग ऐसे हैं जो केवल आजीविका के लिए जोशीमठ में आए, लेकिन अब वो हमारे नागरिक हैं, इस देश के नागरिक हैं, हम उनकी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हैं। तो आज उनकी जिम्मेदारी को लीजिए। हम यही तो कह रहे हैं कि आप चीजों को ठीक से समझिए और उसका निदान निकालिए। अब भाजपा की दिक्कत यह है, ये केवल जो है 2-3 ही चीज जानते हैं कि वो क्या कहते हैं, सिविल कोड जानते हैं, धर्मांतरण बिल जानते हैं, इन्हीं की विशेषज्ञता है इनके पास। मानवीय चीजों को तो ये समझते ही नहीं, लोगों के आंसू को कैसे पूछा जाए, मदद कैसे की जाए। आप इससे अंदाज लगा लीजिए कि जो लोग संकट में हैं, घर छोड़ रहे हैं, उनको 5,000 रुपया कह रहे हैं तो उनको 5,000 रुपया दे दें मदद के तौर पर। अरे कहिए, आगे की सारी मदद हम देंगे, ये अहेतुक सहायता के रूप में हम दे रहे हैं। वो भी राशि इतनी होनी चाहिए कि व्यक्ति जिस गाड़ी को कर रहा है उसका किराया तो अदा कर सके, उससे जो सामान लेकर के जा रहा है। लोग अपने रिश्तेदारों के पास जा रहे हैं, दूर दूर जा रहे हैं, क्योंकि इनके पास तो कुछ है ही नहीं। नगर पालिका में 2-3 कमरे हैं, होटलों के एक कमरों में कैसे रहेंगे इस पूरे के पूरे परिवार। तो लोग एक कमरा दे दे रहे हैं, कह दे रहे हैं हमने तुमको ऑफर कर दिया है। 600-650 घर ऐसे हैं जिसको खतरनाक घोषित किया जा चुका है। क्या आपको लगता है कि इस स्थिति के लायक गंभीरता दिखाई दे रही है? आपके लोग हैं वहाँ जोशीमठ में, उन्होंने आपको रिपोर्ट किया होगा। जो दर्द हरीश रावत कह रहा है वो उससे ज्यादा दर्दनाक स्थिति वहाँ है जिसको वो कह रहे हैं। मैं राजनीतिक संकोच के मारे बहुत सारी बातों को नहीं कह पा रहा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हरीश रावत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। भारत 24 पर सुन रहे थे आप पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी को, जिनकी ओर से बताया गया कि आखिर अभी इस समय ग्राउंड जीरो पर हो क्या रहा है। सुनीता विद्यार्थी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं उत्तराखंड बीजेपी से। सीधा मैं रुक कर रही हूं सुनीता जी का। सुनीता जी, हरीश रावत जी को आप सुन रही थी, सुना उन्होंने क्या क्या कहा, क्या क्या गंभीर आरोप लगाए हैं आप लोगों के ऊपर, उस पर क्या जवाब है मैम? इस बार मेरा कोई सवाल नहीं, सीधा आरोप हरीश रावत के। बिल्कुल बिल्कुल साजिया जी, देखिए हरीश रावत जी ने हरदा कम और दर्दा ज्यादा सुना के चले गए। उन्होंने जो अपनी समय में जो हाइडल प्रोजेक्ट्स मेगावाट्स की जो बात हो रही है कि मेगावाट कैपेसिटी के सारे जो है मनमोहन सरकार में लगे या 1976 से लगे, हमारी सरकार के दौरान लगे, उन्होंने कहा कि हमने तत्कालीन प्रॉब्लम्स को खत्म किया। मैं सभी को यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि यहाँ तक हमारा जो ऋषि मुनि संत समाज है वो भी इतना ज्यादा साइंटिफिक है, वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब हम डीपीआर सैंक्शन करवाते हैं तो सबसे पहले पूरी ड्राफ्टिंग होती है, कहां से वाटर लाया जाएगा, कहां से कलेक्ट होगा, कहां कैनाल्स बनेंगी, कहां कलेक्टर्स होंगे, कहां पे जनरेटर सेट होगा, कहां से हम जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको जनरेट करेंगे। और टनल जो होती है वो तो सबसे महत्वपूर्ण एक प्रॉब्लम होता है उसके अंदर, जिसको सबसे पहले इस डीपीआर में मैं भी ये कह रही हूं कि बिल्कुल
साइंटिस्ट ने मिट्टी जांच की होगी, पत्थर, मिट्टी, वाटर, सब चीजों की जो होती है लैब टेस्टिंग होती है, उसके बाद ही जाके वहां पे अप्रूवल मिलता है। लेकिन अब जिस तरीके से उस वक्त जो पॉपुलेशन वहां की थी वो इस हिसाब की नहीं थी कि ऐसी शंका वहां पे उस वक्त उठाई जाती। अभी जो बातें जो हरीश रावत जी की ओर से कही गई, एक कि किस वक्त पहुंचे हैं धामी जी, मुख्यमंत्री साहब किस समय पहुंचे, इधर सुन लीजिए सुनीता जी, इत्मीनान से आपकी बात सुन ली है। सुनीता जी बस एक सेकंड सवाल सुन लीजिए। सुनीता जी यहाँ पे बात करी एनवायरमेंट बचाने के लिए, सुनीता जी आवाज आप तक पहुंच पा रही है मेरी? जी को प्रशंसा का फूल चाहिए लेकिन आलोचना का सुनीता जी अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो सवाल सुन लीजिए, बोलने के अलावा कुछ नहीं होगा, विकास की आलोचना करने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पर विकास की आलोचना नहीं हो रही है मनीष जी। सुनीता जी सवाल मेरा ये जो हरीश रावत जी ने कहा कि मुख्यमंत्री अब पहुंचते हैं और आप लोग 5-5 हजार का लॉलीपॉप पकड़ा रहे हैं, उस पर क्या जवाब है आपके पास? सुनीता विद्यार्थी, सुनीता विद्यार्थी आपके पास कोई जवाब है? दो गंभीर आरोप आपके ऊपर लगे हैं, एक आरोप मुख्यमंत्री धामी पर, दूसरा आरोप 5,000 की लॉलीपॉप का, इस पर कोई जवाब है सुनीता विद्यार्थी आपके पास? लोग दहशत में जी रहे हैं जोशीमठ के, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। जिस प्रकार से चुनौती बनी है वो ये कोई जवाब नहीं है, इसीलिए वो सुनना ही नहीं चाह रही। उनको जो बोलना है बोलती रहेंगी लेकिन सुनेंगी नहीं। ठीक है संजीव जी जल्दी से। धर्म के नाम पे राजनीति करने वाले धार्मिक लोगों की कितनी चिंता कर रहे हैं ये साफ दिखाई दे रहा है। वो अभी भी तटस्थ नहीं है, वो डंके की चोट पे कहती कि हमें उन्हें कोई तकलीफ नहीं होने देंगे, हम उनके विस्थापन की पूरी कार्रवाई करेंगे। उनको जो 4,000 रुपए की बार बार चर्चा चल रही है कि 4,000 रुपए का लॉलीपॉप थमा दिया गया और उनको साइड कर दिया गया, ये मानवीय है संवेदना? ये जाड़े के रात में तो आप ये कह रहे हैं कि मुआवजा बढ़ना चाहिए, उनके लिए बेहतर मुआवजा बढ़ना चाहिए। अरे भाई पूरे शहर का पूरे 5 या 4 वार्डों का विस्थापन होना चाहिए। मुआवजा बढ़े ना बढ़े, लेकिन सरकार उन लोगों की जिम्मेदारी तो ले। मनीष जी ये बात हो रही है, सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार ले या ना ले, सरकार को बोलने पड़ेगा, लेकिन पूरा विस्थापन होगा, हर व्यक्ति को उसका एक रिप्लेस तो इसकी जिम्मेदारी जनता को देनी चाहिए कि रोटी भी जनता जो है वो रो क्यों रही है? जिस तरीके से टेहरी जब डूबा था, जब नया बांध बना था, तो टेहरी की जगह छोटा टेहरी नया टेहरी बनाया गया। इसी तरीके से नया जोशीमठ बनाना ही होगा और इसमें सबको सहयोग करना होगा। मैं हरीश रावत जी की बात से बड़ा सहमत हूं, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ली। सहयोग कर रहा है, मजे की बात है जो राजनीतिक नेता है वो जिम्मेदारी ले रहा है। अभी सरकार क्या कर रही है? मुझे ये बताइए कि जो जिम्मेदारी हर व्यक्ति की जो परेशान है उसकी लेनी चाहिए वो ली जा रही है, या 4 से 5 हजार का लॉलीपॉप पकड़ा दिया जा रहा है उससे जिंदगी बच जाएगी? लोगों की जिंदगी भर की कमाई उन मकानों में लगी, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, जरा देखिए आप उनकी जो वीडियोस ले रही है। लीकेज पता करने का प्लान चल रहा है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें पहुंच चुकी है, कैसे बचाया जाए उसका प्लान चल रहा है। बहुत जल्दी कंक्लूजन निकालने से कुछ नहीं होगा। ये परेशानी एक दिन की नहीं है तो सॉल्यूशन भी एक दिन में नहीं होगा। अगर परेशानी एक दिन में नहीं आई है तो सॉल्यूशन आने में समय लगेगा। क्यों लगेगा सॉल्यूशन आने में समय? देखिए अभी सॉल्यूशन पता नहीं है ना, इंडिटरमिनेट है, अभी उसकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम नहीं पता है। 10 साल में जागे हैं, 10 साल और लेंगे जागने में। कोई देखिए मीडिया को भी नहीं पता था यहाँ से प्रॉब्लम है। मैं कहता हूँ मीडिया भी अनअवेयर था। मीडिया की जिम्मेदारी है मीडिया की क्या जिम्मेदारी धर्माचार्य आज कह रहे हैं, उन्होंने कहा पहले, और अब बता दें उत्तराखंड में और कहां मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, सरकार की क्या जिम्मेदारी है? सरकार की पूरी जिम्मेवारी है, हर एक ऐसे व्यक्ति को जो इससे प्रभावित है उसको विस्थापित करने, उसको घर दिलाने की जिम्मेवारी सरकार की बनती है। और न केवल घर, बेसिक फैसिलिटी 4,000 नाकाफी है, नाकाफी है 4,000 निश्चित रूप से 4,000 नहीं 10,000 भी नाकाफी है। सरकार जो कदम उठा रही है 10,000 भी 20,000 भी नाकाफी है, मैं आपको बोलता हूँ। नवल जी आपका रिएक्शन जल्दी से। मैं कह रहा हूं देखो हर घटना में राजनीतिक रंग देना अच्छी बात नहीं है। वर्तमान सरकार का खुद मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे हैं, अधिकारी पहुंचे हैं, और ये प्राकृतिक घटना है, कोई राजनीतिक घटना नहीं है। जिस प्रकार से यहाँ एक तरफा से चर्चा आप लोग कर रहे हो, एक राजनीतिक व्यक्ति को पूरा प्रवचन करवा रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है। 5,000 रुपए कोई उनको मुआवजा नहीं दिया गया है, अभी केवल व्यवस्था की जा रही है।
वहाँ की सरकार को अपने नागरिकों की पूरी चिंता है, वहाँ का मुख्यमंत्री भी सजग है और जनता भी, अधिकारी सजग है, चिंता मत करिए। तब तो कोई ये चिंता प्राकृतिक करने की घटना बात है, ही नहीं है। कृपया प्राकृतिक घटना रहने जब सब कुछ दीजिए। ठीक-ठाक पूरा है, राष्ट्र सबके साथ है और सभी राज्य आपकी बात का मैं सम्मान करती हूँ मैं। नहीं, लेकिन अगर ऐसा है तो वो रोते बिलखते लोगों की वीडियो क्यों सामने आ रही है? इस समय ये सबसे बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का भारत 24 में मेरे साथ जुड़ने के लिए। पब्लिक है